Hello learners and welcome back to your own channel Aliva English. Learn it yourself. So this is the second part and the second video on the chapter 1.3 The Call of the Soil, A Scent of Rice by Venkateshwaran Iyer from class 11th English. इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि ये जो सेकंड वीडियो है वो पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। पहले वीडियो में हमने वेंकट अय्यर के बारे में, जो ऑथर है, उनके बारे में जाना, इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली और फिर हमने चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करके समझना स्टार्ट किया। इस वीडियो में हम लेसन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Kasbai is a traditional long-grained rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. It's a long-duration crop and most of the older people remembered growing it years ago. But they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. The tales of Kasbai made us more determined to get it. We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to the agricultural officer was enlightening. He had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride, and there was no rice by this name. कस्बाई लंबे दानों वाले चावलों की किस्म है जिसकी खुशबू बहुत डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब सिर्फ अलग नहीं होता है हिंदी में। डिस्टिंक्ट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो इतनी अलग हो कि उसे आसानी से पहचाना जा सके या उसे किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो डिस्टिंक्ट खुशबू होना यानी उसकी खुशबू ऐसी होती है कि आप फट से पहचान ले कि ये इन्हीं चावलों की खुशबू है। आप किसी दूसरे चावलों की खुशबू से उसे कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो कस्बाई चावलों की खुशबू बहुत डिस्टिंक्ट होती है, लेकिन बासमती चावलों जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ये थोड़ी हल्की और धीमी होती है। ये पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल चावल हैं और इन्हें उगाने में ज़्यादा वक्त लगता है। वेंकट अय्यर कहते हैं कि जब उन्होंने इस बारे में पता किया तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों को इसे सालों पहले उगाना याद है, लेकिन अब जब लेखक इस चावल को उगाने के लिए बीज का पूछते हैं तो सभी सर हिलाकर मना कर देते हैं और लोगों ने बताया कि ये गायब हो गया है, ये चावल जैसे अब मिलता ही नहीं है। कस्बाई और इनकी कहानियों ने लेखक को इसे उगाने के लिए, इसे पाने के लिए और ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया। उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें कुछ बीज मिल जाए तो ये चावल उनके खेत में उगाने के लिए बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने सोचा कि सरकार को शायद इस बारे में कुछ ज़रूर पता होगा। लेखक कहते हैं कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर के यहाँ जाना उनके लिए बहुत एनलाइटनिंग रहा। ना यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, द विजिट टू द एग्रीकल्चरल ऑफिसर वॉज एनलाइटनिंग, ये यहाँ पे सटायर है, एक तरह की आयरनी है। सटायर क्या होता है? जब आप किसी सिस्टम की, किसी इंसान की, किसी चीज़ की खामी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उसके ऊपर आप सरकाज़म यूज़ करते हैं, उसे आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप कहते एक चीज़ है लेकिन आपका मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि कस्बाई राइस की तलाश में जब लेखक ने सोचा कि शायद गवर्नमेंट को इस बारे में पता होगा, क्योंकि आसपास के लोगों को बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीकल्चरल ऑफिस में वो जाते हैं तो वहाँ के ऑफिसर को बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं पता और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल भी काम नहीं आया लेखक के। इसीलिए लेखक सटायर की तरह ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ जाना बहुत एनलाइटनिंग रहा उनके लिए। यहाँ के अफसर ने इस चावल के बारे में कभी नहीं सुना था और बल्कि इसने ये भी कहा कि गांव वाले उनकी फिरकी ले रहे हैं और इस नाम के कोई चावल होते ही नहीं हैं। He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa, which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. Kaspai did not figure in their files, a good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice, so if you grew it, you would not be able to sell it. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. So when I was in Dhaniwadi,
Babin and I started looking for Devuhanda and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy. उन्होंने कई लेटेस्ट हाइब्रिड्स के नाम बताए, यहाँ तक कि मुझे इनमें से कुछ को ट्रायल के लिए फ्री देने की पेशकश भी की। उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करने के लिए खुद को कोसते हुए मैं अगले डेस्टिनेशन, अगले पड़ाव पर चल निकला, जो कि था इस बार कासा का आदिवासी महामंडल, जो सरकार की ओर से आदिवासी गांवों से चावल खरीदता था। उनकी फाइल्स में कस्बाई का नाम कहीं नहीं था। ये अच्छा इंडिकेशन था, ये अच्छा साइन था, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों लोग इसे अब नहीं उगाते, क्योंकि मार्केट खुद इन चावलों को नहीं पहचानता है। मार्केट में इन चावलों की कोई जगह नहीं है, इसलिए अगर आप इसे उगाते भी हैं तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। हालांकि यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को चावल के बारे में ज़्यादा जानकारी थी और उन्हें याद था कि कुछ साल पहले उन्हें कस्बाई बेचा जा रहा था। इसलिए जब मैं धड़ीवाड़ी में था तो बाबन और मैंने देवू हांडा की तलाश शुरू की और एक बूढ़ा आदमी टोपी पहने अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा मिला। An ex-serpent of the village. He had acres of land, a huge house, and a large family. After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of Kasbai. The mere mention of Kasbai and Devuhanda drifted into the past. His eyes turned dreamy, and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. Such was the alluring aroma of Kasbai. The entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. ये गांव के एक्स सरपंच थे। इनके पास कई एकड़ ज़मीन थी और एक बड़ा घर और एक बड़ा परिवार था। यूजुअल प्लेजेंट्रीज़ के बाद, यूजुअल प्लेजेंट्रीज़ का मतलब होता है आम भाषा में जैसे हम कहें हाय हेलो या सलाम दुआ या नमस्ते नमस्कार। तो यूजुअल प्लेजेंट्रीज़ के बाद लेखक कहते हैं हम कस्बाई के टॉपिक पर आ गए। कस्बाई का नाम सुनते ही देवू हांडा पास्ट यानी अतीत की यादों में चला गया। उसकी आंखें जैसे सपनों से भर गई और उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में हमें बताया कि कैसे एक वक्त था जब सारा गांव सिर्फ कस्बाई की ही खेती करता था। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब दोपहर के खाने के वक्त हमारे गांव से गुजरने वाले लोग रुकने और खाना मांगने के लिए मजबूर हो जाते थे। कस्बाई की खुशबू इतनी मोहित करने वाली थी। पूरे क्षेत्र में इसकी खुशबू हवा में फैली हुई होती थी, क्योंकि सभी घरों में यही चावल पकाया जाता था। Today, he said, no one grew kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. He claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop, and kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to, did they? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. तो देवू हांडा ने उन्हें और बताया कि कैसे आज ऐसा है कि कोई भी कस्बाई नहीं उगाता है, सब ने बढ़ती हुई हाइब्रिड वैरायटीज़ को अपना लिया है। उसने कहा कि उन्हें भी इस चावल को खाने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा है, जिसमें ज़रा भी जायका नहीं है। इंसिपिड यानी कि जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट ना हो, टेस्टलेस। तो आजकल वो जो चावल खाते हैं हाइब्रिड वैरायटी वाले, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे इरिगेशन के शुरुआत के साथ, यानी कि सिंचाई का जो ओरिजिन हुआ, सिंचाई की शुरुआत हुई, तो किसानों को दूसरी फसल उगाने के लालच ने लुभा दिया। पहले क्या होता था, जब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और एग्रीकल्चर कम्प्लीटली मॉनसून पे डिपेंड करता था, तो साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती थी, इस तरह से टाइम करके कि बारिश के पानी को ही पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो जैसे ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ आम हो गई, अवेलेबल हो गई, तो किसानों को मौका मिल गया कि वो अब
दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन मानसून। अब वो मानसून पे, बारिश के पानी पे ही सिर्फ निर्भर नहीं है, पानी अब उनको ऐसे भी अवेलेबल है। तो उनको थोड़े से लालच ने लुभाया कि अब हम साल में एक ही क्यों, एक से ज़्यादा खेती भी, एक से दो फसल भी उगा सकते हैं एक साल के अंदर। और कस्बाई को उगाने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए इसे कम वक्त वाले हाइब्रिड चावलों से रिप्लेस कर दिया गया। कस्बाई को उगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप एक साल में दो खेती नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसानों ने हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट करना बेहतर समझा, क्योंकि हाइब्रिड चावल बहुत जल्दी उग जाते हैं। हाइब्रिड चावल की फसल ख़त्म होने के बाद वो अपनी दूसरी खेती एक ही साल के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे ये आसान हो गया कि किसान दूसरी फसल उगाने लगे। तो ये सब बातें एक्सप्लेन कर रहा है देवहांडा लेखक को। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि अगर आप खुद भी इतने ही नाखुश है हाइब्रिड क्वालिटी के चावलों से, तो आप खुद क्यों इसे उगाने लगे, आप खुद क्यों शिफ्ट हो गए हैं ट्रेडिशनल चावलों को छोड़कर इन हाइब्रिड क्वालिटी चावलों के ऊपर। तो क्योंकि कि इन्होंने, किसी ने भी उन्हें मजबूर नहीं किया था, किसी का जोर नहीं था आपके ऊपर। अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको वही चावल उगाने चाहिए थे जो आपको पसंद है। तो इसके जवाब में जो देवू हांडा है वो मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि जब फसल हो जाती है तो जो मवेशी है, कैटल है, उनको खुला छोड़ दिया जाता है खेतों में, और उनके खेतों में बाड़ नहीं है, फेंसेस नहीं है, यानी एक तरह की बाउंड्री नहीं है जो कि इन जानवरों को रोक सके। तो अगर ऐसा हो कि सिर्फ यही कस्बाई उगाए और आसपास के सारे लोग दूसरे खेती कर रहे हैं, और उनका खेती में फसल ख़त्म हो जाए, और जब वो अपनी मवेशी छोड़ दें और सिर्फ उनके खेत में कस्बाई उगता रहा है, उगता रहेगा, तो ये जो मवेशी हैं वो सब के सब इनके खेतों में चले आएंगे। उनके लिए तो जैसे दावत हो जाएगी। कस्बाई चावल मतलब मवेशियों को भी पसंद है, तो उनका पूरा खेत बर्बाद होगा, उनका काफ़ी नुकसान होगा। इसी वजह से उन्होंने भी ये कस्बाई छोड़ के हाइब्रिड चावलों को उगाना स्टार्ट कर दिया। Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. Hybrids need more water, fertilizers, and pesticides. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the flood had receded. Such was the strength of the rice. But look what we have done, he rued. तो देवू हांडा कहते हैं कि कभी कभी हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ये इस सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने भी दूसरे लोगों की तरह, दूसरे किसानों की तरह कस्बाई छोड़ के इन हाइब्रिड क्वालिटी के चावलों को उगाना स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं कि कभी कभी हमको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ये एक सिंगल सेंटेंस मेरी नज़र में बहुत पावरफुल सेंटेंस है, एक काइंड ऑफ पूरा सार है इस पूरे चैप्टर का इस सेंटेंस में, कि समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी। लेखक की इस पूरी जर्नी से हमको यही चीज़ सबक मिलती कि वी डोंट हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी, कि हमको ज़रूरी नहीं कि हर बात पे दुनिया के साथ चलना पड़े, और अगर हम सिर्फ बिना सोचे समझे दुनिया के साथ चलना पड़े तो हम अपना कितना नुकसान कर लेते हैं। ये हम लेखक की इस पूरी जर्नी से सीखते हैं। कैसे लेखक खुद ये हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो जिससे सारे लोग उनके आसपास फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इतनी आसानी से यूज़ कर रहे हैं, बहुत आम बात है उनके लिए, और बिना सोचे समझे हाइब्रिड वैरायटीज़ को ही उगा रहे हैं। लेकिन वो दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे दुनिया गलत है। तो इसीलिए वो इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो जो सही चीज़ है वो कर सके, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। तो ये सीख मुझे लगता है हमें राइटर से ज़रूर लेनी चाहिए इस चैप्टर से। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को।
तो देवू हांडा ने बताया कि कैसे उन्हें दुनिया के साथ चलना पड़ा, उन्हें अफ़सोस है इस बात का, उन्होंने अफ़सोस जताया। और ये भी बताया कि हाइब्रिड्स की जो चावल होते हैं उनको ज़्यादा पानी, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि पहले पहल पैदावार काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे बहुत कम हो गई। इसके अलावा हर साल उन्हें यूरिया और पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ये ऐसे था जैसे कि ये जो नई वैरायटी के, नई हाइब्रिड क्वालिटी के जो चावल हैं, इनमें केमिकल्स के लिए कभी ना मिटने वाली भूख है। इनसेटिएबल यानी कभी ना मिटने वाली, एपेटाइट यानी भूख। तो देवू हांडा ने बताया राइटर को कि जब 60 के दशक में बाढ़ आई थी, तब भी कस्बाई अपनी ज़मीन पर खड़ा था। उन्होंने याद किया कि कैसे जब वो सभी बाढ़ के पानी के कम हो जाने के बाद, बाढ़ के गुजर जाने के बाद, रिसीड होना यानी कम होना, जब बाढ़ का पानी काफ़ी कम हो गया, उतर गया, तो सारे लोग जो गांव छोड़कर चले गए थे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि कस्बाई चावलों की फसल अब भी खड़ी थी, उन्हें नुकसान नहीं हुआ था। तो ऐसी थी इन चावलों की ताकत। लेकिन देखो अब हमने क्या कर दिया है। और इस तरह से देवू हांडा अफसोस जताने लगे। As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the Kasbai seeds. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of Kasbai. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asarvari. We bid farewell to Devu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of Kasbai. In Asarwari village, we asked the Sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. He sent his assistant Jeevan with us into the hills. जैसे ही वे चावलों के बारे में याद करते रहे, हमने धीरे से उन्हें अपने आने की वजह यानी कस्बाई के बीजों के बारे में पूछा। इसका दावा था कि इस इलाके के किसी गांव में हमें कस्बाई के बीज नहीं मिलेंगे। उनके हिसाब से इसे अब अगले गांव आसरवाड़ी में पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे से गांव में रहने वाले आदिवासी ही उगाते हैं। हमने देवू हांडा से विदा ली और उन्होंने हमें प्यार से आशीर्वाद दिया कि महालक्ष्मी, जो यहाँ की लोकल गॉडेस है, आपको कस्बाई के बीज ज़रूर देगी। आसरवाड़ी गांव में हमने सरपंच से हमारी मदद के लिए कहा, क्योंकि हम यहाँ की स्थानीय बोलती लोकल डायलेक्ट से अच्छे से वाकिफ़ नहीं थे, हम अच्छे से नहीं बोलना जानते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट, अपने सहायक जीवन को हमारे साथ पहाड़ों में भेजा। आफ्टर अ हाफ आवर वॉक थ्रू थिक वेजिटेशन, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड डिचेस एंड स्क्रैम्बलिंग ओवर रॉक्स एंड ग्रेवल, we reached the sleepy hamlet of Boripada. There were just two ramshackle houses in front of us, and we wondered if this was the right place. A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. She muttered in reply, and we looked at Jeevan for a quick interpretation. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. घनी हरियाली के बीच आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद, कई नदियों और खाइयों को पार करने के बाद और चट्टानों और पत्थरों के ऊपर लड़खड़ाते हुए हम बोरीपाड़ा के सोए हुए गांव में पहुंचे। हमारे सामने सिर्फ दो जर्जर मकान थे और हम सोच रहे थे कि क्या हम सही जगह हैं। एक घर के सामने बैठी हुई झुर्रीदार बूढ़ी औरत ने उत्सुकता से हमारी ओर देखा। जैसे जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमने जीवन को सबसे ज़रूरी सवाल पूछने का इशारा किया। उसने कुछ बड़बड़ाया और हमने इसका मतलब जानने के लिए जल्दी से जीवन को देखा। जीवन मुस्कुराया और उसने हमें बताया कि वो जानना चाहती है कि हम लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, और उसने ये भी बताया कि हाँ, इनके पास चावल है। It was a difficult task to keep a straight face, and I had to control a strong desire to hug her. After searching for months, we had found the elusive Kasbai. We explained to her that we were from Pate nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and scowled.
Jeevan interpreted that she had never heard of Pate village and also did not have a weighing scale. She was willing to give the seeds only in baskets. We asked for a single basket of rice, and Jeevan told us to pay her something. I handed over a 100 rupee note, and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. She nodded her head in approval. तो लेखक कहते हैं कि मेरे लिए सपाट चेहरा रखना बहुत मुश्किल काम था, और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उनको दिल कर रहा था कि उस बूढ़ी औरत को गले लगा लें, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका। तो यहाँ पे इस मोमेंट को हम समझ सकते हैं इतना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, कि कितनी मेहनत के बाद फाइनली उन्हें ये चावल मिल गए हैं। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद आखिर उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है, इसलिए लेखक बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसे होता है लाइफ में, जब हम कोई चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं और वो आपको मिल जाए, सो वो जो मोमेंट होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। तो राइटर के लिए ये वही मोमेंट है। फाइनली उन्हें इस छोटे से बस्ती में, इस छोटे से गांव में, आदिवासी गांव में एक बूढ़े के पास ये फाइनली ये चावल मिल गए हैं जो वो कब से ढूंढ रहे थे। महीनों की खोज के बाद लेखक कहते हैं हमें मायावी कस्बाई मिल गए थे। हमने इसे समझाया कि हम पास के पेट विलेज से हैं, पेट के गांव से हैं, और हमें इसे उगाने के लिए बीज की ज़रूरत है। हमने उससे 10 किलो चावल मांगे। वो कुछ न कुछ बड़बड़ाई, और जीवन ने हमें बताया कि वो कह रही है कि उसने पेट गांव के बारे में कभी नहीं सुना है, और उसके पास वज़न करने की मशीन भी नहीं है, तो वो सिर्फ टोकरियों में बीज देने को तैयार थी। राइटर ने चावल की एक टोकरी मांगी, और जीवन ने उन्हें उसे कुछ पैसे देने के लिए कहा। राइटर कहते हैं मैंने 100 रुपये का नोट इसे थमाया, और पिछले 10 मिनट में पहली बार इस बूढ़ी औरत के चेहरे पे मुस्कान आई, और उसने जैसे अप्रूवल दिया और सर हिलाया। As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land, and no one even cared about them. They had never heard of hybrids, fertilizers, or pesticides. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Boripada. Her world was unspoiled by progress, and for once I was grateful for that. बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है ये। लास्ट पैराग्राफ पूरे चैप्टर का मेरा फेवरेट पैराग्राफ है। कितनी खूबसूरती से लिखा है। राइटर कहते हैं कि जैसे ही हम वापस चले ढलते सूरज के साथ, एक मुस्कुराती हुई बूढ़ी औरत को पीछे छोड़ते हुए, मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ सड़कों या शहर की हलचल से कई दूर एक बेनाम पहाड़ी के तलहटी में बसे हुए इस छोटे से गांव में बसते हैं भारत के असली लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी हमारी ज़मीन की रिच बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखा हुआ है, और किसी को भी इनकी परवाह नहीं है। उन्होंने कभी किसी हाइब्रिड पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज के बारे में नहीं सुना। वो बस अपने चावल उगाते हैं और जो मिलता है वो खा लेते हैं। वो बूढ़ी औरत जिससे हम मिले, शायद वो कभी बोरी पड़ा छोड़ के अपनी ज़िंदगी में बाहर नहीं गई। उसकी दुनिया प्रगति, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में प्रोग्रेस लिखा है राइटर ने। तो कहते हैं जो प्रगति जिसे हम मानते हैं कि ये प्रगति है, इस प्रगति ने इस बूढ़ी औरत की दुनिया को दूषित नहीं किया था, यानी खराब नहीं किया था, और इस चीज़ के लिए राइटर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, आभारी है। तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लाइन के साथ एंड करते हैं चैप्टर को ये लेखक। और कितनी अच्छी बात, और बेसिकली पूरे चैप्टर का सार, इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, वो इस आखिरी पैराग्राफ में है। सारी सीख हमें इसी से मिलती है। सबसे पहले चीज़ के जो उन्होंने जाना, और इस चीज़ के वो कितने शॉकिंग रहे कि उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतने दूर दराज के एक छोटी सी पहाड़ी जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, उस पहाड़ी में बसे हुए छोटे से बस्ती, जो कि पूरी तरह से गांव भी नहीं है, हैमलेट एक छोटा सा गांव होता है, गांव से भी छोटा एक्चुअली। तो इस छोटी सी बस्ती में
ये इस औरत के पास ये चावल मिले हैं जो उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो बेसिकली ये जो चावल है वो पारंपरिक चावल है, ये इंडिया की आप कह सकते हैं पहचान है, यही हमारी बायोडाइवर्सिटी दिखाते हैं। तो इन लोगों ने हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को, ज़मीन इस संपत्ति को बचा के रखा हुआ है, और इन लोगों के बारे में कोई फिक्र भी नहीं करता है, कोई केयर भी नहीं करता है। यहाँ पे ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है आदिवासी जो सेक्टर है वो काफ़ी इग्नोर्ड होता है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। और यहाँ पे लाइन में ही दिख जाता है जब राइटर कह रहे हैं कि वो जर्जर मकानों में रह रहे हैं। राइटर ने कहा कि जर्जर मकान के सामने ये औरत बैठी थी, तो उनकी हालत ऑब्वियसली लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। लेकिन राइटर की नज़र में यही भारत के असली लोग हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारी ज़मीन की, हमारी मिट्टी की रिच बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखा हुआ है। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहरी बात हमें सीखने को मिलती है। इस चैप्टर की आखिरी लाइन से बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, जब राइटर इन्वर्टेड कॉमा में प्रोग्रेस को पुट करते हुए कहते हैं कि वो बहुत शुक्रगुजार थे इस बात को लेके कि इस बूढ़ी औरत की दुनिया हमारी प्रोग्रेस जो हमें शहरों में देखने को मिलती है उससे दूषित नहीं हुई थी। तो एक तरह से ये भी कह रहे हैं राइटर के शायद प्रोग्रेस ने हमारी ज़िंदगियों को, हमारी दुनिया को स्पॉइल कर दिया है। जो शहर में रह रहे हैं लोग हैं, हमारी दुनिया जो है आसपास, जहाँ पे बहुत सारा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं। तो एक तरह से हमें फोर्स कर रहे हैं राइटर ये कि हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस को लेके जो हमारी धारणा है उसे उसके ऊपर हमें फिर से सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि प्रोग्रेस का मतलब क्या ये है कि बिना सोचे समझे अंधाधुन बस दुनिया के साथ एक तरह की रेस में लगे रहना, पीछे सब कुछ छोड़ देना? क्या प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपरा, अपनी असली चीज़ें, ये सब छोड़ देना? नहीं। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छी चीज़ सीखते हैं, बहुत गहरी चीज़ सीखते हैं राइटर से। तो इस तरह इस ब्यूटीफुल लेसन्स के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा है, आपने इन्जॉय किया है इस चैप्टर को मेरे साथ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बिना झिझके कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं ऑब्वियसली रिप्लाई ज़रूर करूँगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel if you haven't done yet, and share among your friends. Thank you very much.